नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ कि इस साल आप लोग किसी न किसी एक अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करके उसको जॉइन करेंगे और जो सरकारी नौकरी पाने की आप लोगों की लालसा है, इच्छा है, उसको ज़रूर सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएँगे। ठीक है? आज मैं लाइब्रेरी साइंस में एक वीडियो कवर कर रहा हूँ, ठीक है? जो एक सबसे कॉमन टॉपिक आईसीटी का कवर करता है। जिसमें 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको अलग-अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है? इस वीडियो में कोशिश करता हूँ मैं कि सारा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ, नहीं होगा तो इसको 2 सीरीज़ में कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, थोड़ा एक क्विक रहेगा और कॉन्साइज़ इन्फॉर्मेशन में ही रहेगा ये सारा वीडियो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की। जो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है? पहला जनरेशन आया था 1940 से 1956 के बीच में और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, ठीक है? किसका यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। जो दूसरा जनरेशन है कंप्यूटर का 1956 से 1963 तक था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। तीसरा जनरेशन जो है 1971 तक था और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था। ये याद कर लीजिएगा कि कौन से जनरेशन में कौन से ट्रांजिस्टर्स, आईसीज़ या वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। चौथा जनरेशन जो है कंप्यूटर का, इसमें आपको 1971 से आज की जो वर्तमान चल रही सीरीज़ ये है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का आपका यूज़ किया गया था, ठीक है? पाँचवा जनरेशन जो है प्रेज़ेंट और आने वाले समय का जो है, जिसमें एआई पे काम किया जा रहा है, जिसे बोलते हैं एआई यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। 30 जनरेशन्स है कंप्यूटर के 5। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर्स होता है जो एक इंडिविजुअल के नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है? अगला है वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है? ये डिज़ाइन किया था प्रोफेशनल यूज़ के लिए, ठीक है? और कमर्शियल यूज़ के लिए, जिसमें स्टैंडर्ड पीसीज का पावर कनेक्शन होता है। मल्टीपल यूजर्स एक वर्क स्टेशन पे काम करते हैं। वर्क स्टेशन में क्या मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर। ये बिगेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं। ये एक्सपेंसिव होते हैं और इंजीनियरिंग और साइंटिफिक वर्क्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर जो होता है मिड रेंज होते हैं और ये 1960s में बनाया गया था। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स आ गए। उसके बाद आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है मेनली लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें बल्क में डाटा हैंडलिंग किया जाता है और इसको बिग आयरन के निकनेम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बिग आयरन किसको बोला जाता है? बिग आयरन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बोला जाता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का था परम 8000 था। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है वो है परम शिवाय, जिसे आईआईटी बीएचयू में इंस्टॉल किया गया था। इसका जो स्पीड है 833 टेराफ्लॉप्स का है। फास्टेस्ट कंप्यूटर इंडिया में जो है एरावत है। वर्ल्ड रैंकिंग इसकी 75th है। एरावत वर्ल्ड रैंकिंग 75th। और ये एआई जो है एरावत में एआई जो स्टैंड करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो स्पीड है 1317 पेंटाफ्लॉप्स का है। फ्लॉप्स का मीनिंग जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितने वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो जो है फ्रंटियर है। फ्रंटियर का डेवलपमेंट किया गया है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। जो इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स बनाने का मिशन है उसको 2015 में चालू किया गया था, जिसे नेशनल एनएसएम यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कहा जाता है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके MIT, MEITY और DSI
इन दोनों को मिल करके बनाए गए, दोनों इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जिसे MIT का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और DSI यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो मिल करके बनाते हैं। इनका जो नोडल एजेंसी जो है, जो इनको इम्प्लीमेंट करता है, IISc बेंगलोर और CDAC है। IISc बेंगलोर और CDAC है। IISc का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है। CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, पुणे में है। अब आ जाते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। CPU का होता है, CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो इनपुट को लेता है, आपके इनपुट को लेता है और आउटपुट को देता है। कोई हम डाटा डालेंगे उसको लेगा और ये आउटपुट को एज अ रिजल्ट हमें देगा। CPU जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, और एक मेमोरी यूनिट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। ALU जो होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करता है। ALU मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है। आगे देखते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स होता है स्मॉलेस्ट मेमोरी होता है जो CPU के में होता है, और ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। रजिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज रजिस्टर्स, तो फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होता है, और ये CPU में लोकेटेड होता है। इसका लोकेशन अगर पूछा जाए तो आपको बताना CPU। मेमोरी का एक बेसिक फंडा आपको याद रखना, मेमोरी जितनी छोटी होगी उतनी फास्ट होगी, क्योंकि उसमें डाटा ट्रेवल करने में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेगा, बहुत कम टाइम लेगा। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी जल्दी आप पहुंचोगे। हाँ, तो इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है। ठीक है। SSD होता है एक सेकेंडरी ड्राइव होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, SSD में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव पे इसका फुल फॉर्म होता है। मॉडम जो होता है, मॉडम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मॉडम MO यानी मॉड्यूलेटर, और DEM यानी डीमॉड्यूलेटर। मॉडम जो होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, मॉडम एनालॉग को डिजिटल में, और डीमॉड्यूलेटर डिजिटल को एनालॉग में, एक दूसरे का अपोजिट कार्य है। ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने में या हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। जैसे कि वेबकैम हो गया, फैक्स मशीन हो गया, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। अब आते हैं बार कोड पे। बार कोड एक रेक्टेंगुलर लाइन होती है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होता है, और जो बार कोड होता है एक वर्टिकल लाइंस की तरह से होती हैं, जिसमें 13 कैरेक्टर्स होते हैं, और ये उसको आइडेंटिफाई करता है बार कोड रीडर, और उसको रीड करके आपको इंफॉर्मेशन देता है जो उसमें इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती हैं। बारकोड का जो कॉन्सेप्ट था, इसे सबसे पहले 1952 में 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, बारकोड यानी वुडलैंड, इसे याद रखना, बारकोड वुडलैंड। ठीक है। कौन सा लेके आया था, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड लेके आए थे। किसके साथ, बर्नार्ड सिल्वर के साथ, दो दोस्त थे, उन्होंने मिलकर के इसको डेवलप किया था। MCR इसका स्टैंड मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक एम्बेडेड कैरेक्टर्स होते हैं, जनरेट करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में ये होते हैं। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी और मेमोरी में। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी होती है मदरबोर्ड में होती है, और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल होती है। प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है क्योंकि इसमें डाटा ट्रेवल कम टाइम लेता है। सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है क्योंकि एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, मेमोरी जो होता है, ये जो होता है आपका लिमिटेड कैपेसिटी होती है, रोम वगैरह जो होती है इनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट साइज में आती है।
ये टीवीज में भी आ चुकी हैं अब तक। ये सीपीयू डायरेक्टली इनको एक्सेस कर पाता है प्राइमरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी जो है आपकी डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाती है। डिफरेंशिएट के तौर पर होता है, याद कर सकते हैं डिफरेंसेस क्या है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है और नॉन सेकेंडरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी लाइट जाने पे प्राइमरी मेमोरी चली जाएगी और वो सेकेंडरी मेमोरी स्टोर रहेगी। अब आते हैं रोम और रैम पे। रोम और रैम, रोम स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल और टेम्पररी होता है, लाइट जाने पर ये चली जाएगी। ये रीड और राइट ओनली होता है, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, रीड और राइट कर सकते हैं, इसमें रिप्रोग्राम कर सकते हैं रोम को, सॉरी रैम को हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ रीड करता है, इसमें परमानेंट मेमोरी होती है, लाइट जाने पर ये नहीं जाएगी क्योंकि इसमें डाटा स्टोर है, ठीक है। इसको रिप्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि डाटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। एस रैम और डी रैम, एस रैम जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एस रैम फास्टर होता है, कॉस्टली होता है और यूजफुल गेमिंग होता है। डी रैम जो होता है स्लोअर होता है, चीपर होता है और बेसिक टास्क के लिए इसको यूज किया जाता है। बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये रोम में लोकेटेड होता है, ये बूटअप में हेल्प करता है, डिवाइस को स्टार्ट करने में यानी बूटअप में हेल्प करता है। एम रोम, एम रनी यानी मास्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली फुल फॉर्म के टर्म्स में आएंगे या डिफरेंस पूछ सकते हैं। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीडेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें सिर्फ एक बार रिप्रोग्राम कर सकते हैं इसको, एक बार ओनली वन टाइम। ईपी रोम, ईपी रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू यूवीज के थ्रू हम इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली, इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी छूट गया, मेमोरी ऐड कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज करके प्रोग्राम को एडिट करता है, ठीक है। HDD और SDD, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। HDD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। HDD ओल्ड मेमोरी होती है क्योंकि पहले से स्टोर टाइप की होती है। SDD न्यू मेमोरी है, ओल्ड है तो स्लोअर भी होगी और चीपर भी होगी। SDD न्यू है तो फास्टर और कॉस्टली भी होगी, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आएगी हमेशा वो फास्टर होगी और कॉस्टली भी होगी। SDD का यूज मैकेनिकल पार्ट्स में किया जाता है और इसका SDD का नॉन मैकेनिकल में, पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज होता है SDD का, और SDD का गेमिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है क्योंकि फास्ट होता है। अब मेमोरी हायरार्की देख लेते हैं। मेमोरी नीचे से अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो उसका कॉस्ट और स्पीड बढ़ेगा, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी उसकी कॉस्टिंग भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। और मेमोरी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो सस्ती होगी क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेमोरी हायरार्की में। मैग्नेटिक टेप सस्ता होता है, स्पीड स्लो होता है। ऑप्टिकल डिस्क उससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है और उसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप की ज़्यादा थोड़ी कंपैरिजन में कॉस्टली होती है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल से महंगा होता है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी ऑप्टिकल के मुकाबले कम होती है और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मेन मेमोरी यानी डी रैम, इसकी भी जो है मेन मेमोरी में कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। उसका कॉस्टिंग और स्पीड ज़्यादा होता है। फिर कैशे मेमोरी यानी जिसे एस रैम बोलते हैं, ठीक है, इसका स्पीड भी ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। और सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, रजिस्टर्स का, क्योंकि रजिस्टर्स प्राइमरी मेमोरी होती है, ये सीपीयू में इंस्टॉल होती हैं, इसका स्पीड ज़्यादा होता है
कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम होती है। ठीक है, तो मेमोरी हायरार्की है। फ्लैश मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी में कंसीडर किया जाता है। मेमोरी यूनिट्स में वन बिट जो होता है बाइनरी डिजिट को कंबाइन करता है, दो डिजिट होते हैं इसमें 0 और 1। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, निब्बल उससे बड़ी। निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट 8 निब्बल्स यानी 8 बिट्स की होती है। एक बाइट 8 बिट्स की होती है, जिसमें 2 निब्बल्स होते हैं। 1 KB 1024 बाइट्स की होती है, जिसे 2 की पावर 10 बाइट्स कहते हैं। ठीक है, 1 MB 1 MB जो है 1024 KB की होती है। 1 GB में 1024 MB होता है। एक TB में 1024 GB होता है। TB के बाद PB यानी पेंटाबाइट्स आता है, जिसमें 1024 TB होता है। उसके बाद एक्साबाइट आता है, जिसमें 1024 PB होता है। एक्साबाइट के बाद जेट्टाबाइट आता है। जेट्टाबाइट में 1024 EB एक्साबाइट होता है। और एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट्स होता है और 1024 जेटाबाइट होता है। और उसके बाद ब्रांटोबाइट में आता है 1024 योटाबाइट। योटाबाइट के बाद सबसे बड़ा क्या आता है जियोबाइट में क्या होता है 1024 ब्रोंटाबाइट्स होती हैं, जिसमें 2 की पावर 1000 बाइट्स मेमोरी होती है। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो एप्स को रन करने में मदद करता है। ठीक है, अदर एप्स को सिस्टम में रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जो यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है और इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता आपका कंप्यूटर एक जस्ट लाइक अ डब्बा है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एंड यूजर्स के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, टैली हो गया, लाइब्रेरी के फील्ड में लिप्सिस का सॉफ्टवेयर हो गया, कोहा हो गया। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये यूजर्स की नीड को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो होता है हेल्प्स टू मैनेज एंड मेंटेन कंट्रोल द कंप्यूटर रिसोर्सेज। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे एंटीवायरस और बैकअप सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस जो होता है सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में हेल्प कैसे करता है, ये वायरस को डिटेक्ट करके स्कैन करके उसको डिलीट करने में हेल्प करता है। और बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे जो सिस्टम में काम कर रहे हैं उसका बैकअप क्रिएट करके सेव रखता है। उसके बाद फ्रीवेयर वो होता है जो इजीली अवेलेबल होते हैं यूजर्स को यूज करने के लिए। ओएसएस क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें सोर्स कोड यूजर के पास अवेलेबल होता है और यूजर इसको अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर सकता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, क्षमा कीजिएगा, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं फ्री टू यूज फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए यूज के लिए फ्री होते हैं और उसके बाद हमें पेमेंट करने की जरूरत होती है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, जनरली आप यूज करना चाहें तो आपको बेसिक डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेगा और 30 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा। 30 डेज के बाद अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, या ऑटो डेबिट में होता है, उस पेमेंट को डिडक्ट कर लेगा और आपकी सर्विसेज कंटिन्यू हो जाएंगी। अगर नहीं करना चाहते हैं तो उस पे वहाँ के सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दीजिए। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है पेड टू यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर। इसमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज करने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है डिस्क, डीओएस, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मालवेयर क्या है, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम कह सकते हैं जिसको इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर के वर्क को अफेक्ट करने के लिए या क्लाइंट्स के वर्किंग सर्वर को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, इसके कई टाइप्स होता है। वायरस एक इसका फॉर्म है जिसमें
फाइल इंटरसेप्टर वायरस होता है और ये इन्फेक्ट द फाइल, इन्फेक्ट को कर सकता है, फॉर्म ऑफ वायरस होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लीजिए, कोई एग्जाम में पूछा था, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सी एच। उसके बाद पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस वो होते हैं या मालवेयर वो होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिटेक्शन। तो ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको कोई भी जो है एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि ये अपने रूप को चेंज कर पाते हैं। रेसिडेंट वायरस वो होते हैं, वो फाउंड इन द सिस्टम मेमोरी, सिस्टम मेमोरी में मिलते हैं। ठीक है, एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये एमबीआर को खराब कर देता है और सिस्टम बूटअप नहीं कर पाता है। ठीक है, ये बूटअप सेंटर वायरस होते हैं, सिस्टम बूटअप नहीं कर पाता, सिस्टम आपको स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन पे दिखता रहता है। ठीक है, उसके बाद है वॉर्म। वॉर्म जो होता है विदाउट होस्ट नेटवर्क पर स्प्रेड करते हैं, वॉर्म को किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, ये जैसे रेंडमली स्प्रेड कर जाता है, जस्ट एक बार आपको सिस्टम का एक्सेस मिला और एक्सेस हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है जो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है और इसे कोई भी एंटीवायरस ट्रेस नहीं कर पाता है। उसके बाद की लॉगर, की लॉगर भी एक टाइप का वायरस है जो आपके की स्ट्रोक्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो जनरली इसका यूज किया जाता है, पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं सिस्टम में तो उसको ट्रैक करके अनऑथराइज एक्सेस किसी को दे देता है। एडवेयर, एडवेयर जो होता है अनवांटेड एड्स को सर्कुलेट करता है आपके सिस्टम में। ठीक है, जिससे अननेसेसरी एड्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर ये अपने सिस्टम को स्पाई करता है, आपके सिस्टम को स्पाई करेगा और इसकी इंफॉर्मेशन किसी और को दे देगा। उसके बाद है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है? फॉलो अप प्री डिसाइडेड लॉजिक, एक प्री डिसाइडेड लॉजिक होता है, उसी लॉजिक पे ये काम करता है। फिशिंग, फिशिंग एक मेल साइबर अटैक होता है, इसमें वायरसेस आपको मेल के थ्रू भेजे जाएंगे और आपके सिस्टम को हैंग कर देगा। स्मैशिंग, स्मैशिंग में एसएमएस से साइबर अटैक किया जाता है, इसमें इन्फेक्टेड एसएमएस भेजा जाएगा जिसमें एपीके फाइल्स वगैरह जो आजकल चल रही हैं वो भेजा जाएगा, आप क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, मोबाइल में, पीसी में, और आपके सिस्टम पे अटैक कर देगा, प्रॉपर हैक कर लेगा। विशिंग, ये वॉइस मैसेज साइबर अटैक होता है जिसमें फ्रॉड कॉल्स वगैरह आपको किया जाता है किसी तरह के लालच को दे करके। उसके बाद है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? रिकॉर्ड रिडायरेक्टेड टू अनऑथोराइज वेबसाइट विदाउट योर परमिशन, आपको बिना परमिशन के किसी अनऑथोराइज वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देगा। मान लीजिए कि आपने व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप से सिमिलर नेमिंग की एक फेक वेबसाइट होगी और उस पर आपको डायरेक्ट कर देगा और वहां से आपके इंफॉर्मेशन को ये ट्रैक कर लेगा। वेलिंग, वेलिंग साइबर अटैक क्या था? वेल नॉन फेमस पर्सनैलिटीज के ऊपर, जैसे कि कोई फेमस पर्सनैलिटीज है इंडिया में या वर्ल्ड में, उनके ऊपर अटैक किया गया साइबर अटैक, तो उसको वेलिंग कहा जाता है। डॉस, डॉस भी एक तरह का साइबर अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज, इसमें आप किसी पर्टिकुलर साइट पे एक्सेस नहीं पड़ गया। मान लीजिए कोई फॉर्म आता है और फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो जो उस टाइम अगर आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो तो वो तो चलो चल जाता है क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, वेबसाइट डिजाइन की गई है एक टाइम में 10,000 लोगों को यूज करने के लिए और उस पर ट्रैफिक जा रहा है 10 लाख लोगों का, तो वेबसाइट उसको मैनेज नहीं कर पाएगी और आप उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा तो वेबसाइट उस टाइम क्रैश हो जाता है। तो डॉस में वायरस का यूज करके हैवी ट्रैफिक को सेंड कर दिया था उस वेबसाइट पे और वह वेबसाइट नहीं चल पाती है, तो इसको डीडोस के नाम से जानता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसमें मल्टीपल नेटवर्क से एक ही वेबसाइट पे, एक ही साइट पे हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है जिससे वो वेबसाइट चल नहीं पाती है। ठीक है, अगला है यूआरएल, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल जैसे जिस कोई भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है जिसे यूआरएल कहते हैं। इसको आप तीन पार्ट्स, मेनली 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं और पार्ट्स 4 होते हैं, जैसे कि HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसको स्कीम बोलते हैं। और उसके अलावा जो आपको यहाँ पे www डॉट होता है उसको वेब डोमेन या सब डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट लेवल में रखा जाता है। उसके बाद लाइब्रेरी साइंसेज जैसे एक वेबसाइट है यहाँ पे देख लिए, तो इसको डोमेन नेम बोला जाता है जिसको सेकेंड लेवल डोमेन बोला जाता है।
EDU एजुकेशन साइट की जो है इसे फील्ड सब डायरेक्शन बोला जाता है और इसको टॉप लेवल डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो एड्रेसेस के लिए डिजाइन किया जाता है और वो एक सेट ऑफ रजिस्टर वर्चुअल आईडी होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, टेम्परेरी होता है नेचर में। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 जो 32 बिट की होती है और दूसरा होता है IPv6 जो 128 बिट्स की होती है। एक होता है मैक एड्रेस, ये होता है स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस फिजिकल एड्रेस। ये असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर टू डील इन द हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को डिसाइड किया था और ये परमानेंट नेचर में होता है। ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये हार्डवेयर से डील करता है, ये परमानेंट इन नेचर होता है और ये 48 बिट का होता है। मैक 48 बिट का होता है, IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट, ये तीन चीज होती हैं। इंटरनेट जो होता है पब्लिक एक्सेस के लिए होता है। इंट्रानेट क्या होता है? प्रोवाइड प्राइवेट एक्सेस और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, विद इन सिटीज वर्क करता है। उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट में जब हम किसी आउटसाइडर को परमिट करते हैं यूज करने के लिए तो वो एक्स्ट्रानेट हो जाता है। मान लीजिए कोई सर्विस मेंटेनेंस कंपनी है और उसको हम इंटरनेट को यूज करने का एक्सेस और पासवर्ड दे देते हैं तो एक्स्ट्रानेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक है WLAN, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। WLAN का मतलब होता है वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। इससे वाईफाई कनेक्टेड होता है। वाईफाई किसका पार्ट है? WLAN का, यानी वाइड एरिया लोकल नेटवर्क का। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।